नमस्कार, मैं हूँ सुशील चंद्र विग। आप मेरे साथ देख रहे हैं स्टोरीज बाय विग। स्टोरीज बाय विग में हम आपको रियल स्टोरीज बताते हैं। आज जो हम आपको स्टोरी बताने वाले हैं, वो रियलिस्टिक है, रियल है। केवल पात्रों के नाम और जगह चेंज कर दी गई है। ये हमारा रूल है। अब मैं आपसे गुजारिश भी करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, चैनल को लाइक भी करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आप कोई भी हमारा एपिसोड से वंचित न रहें, क्योंकि इसमें हम स्टोरीज बाय विग में आपको रियल स्टोरीज दिखाएंगे और सुनाएंगे। आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, वो है 2009 की बात। अनीता और अशोक अपनी जिंदगी बहुत अच्छी तरह बिता रहे थे लखनऊ में। अनीता और अशोक के दो बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का। लड़की की उम्र 17 साल, लड़के का उम्र 12 साल। सब पूरा परिवार बढ़िया तरीके से चल रहा था। लेकिन अनीता का जो हस्बैंड था अशोक, वो टैक्सी ड्राइवर था। अनीता थोड़े ऊंचे ख्यालों की थी। अनीता थोड़ा ऊंचे ख्यालों की इसलिए थी कि उसके पास जो स्टडी सर्कल था, जो स्टेटस ऑफ लिविंग था, वो ऊंचा था। वो पैसों में खेलना चाहती थी। उतना पैसा उनका पति अशोक कमा के नहीं दे पाता था, क्योंकि अशोक में कुछ बड़ी बुरी आदतें भी थी। जैसे हर टैक्सी ड्राइवर में होता है, दारू पीना, और दारू पी के फिर गाली गलौज करना, और घर गृहस्थी को एकदम से तहस नहस करना, बीवी को पीटना, बच्चों को पीटना। ये तो हर दारूबाज में एक स्टेटस सिंबल सा हो गया है। इससे अनीता बहुत दुखी थी। क्यों? क्योंकि वो स्टेटस सिंबल ये जानती थी, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे लोगों में उठना बैठना, और किसी के साथ अपने हस्बैंड को वो इंट्रोड्यूस भी नहीं कराती थी, क्योंकि वो उसको अशोक को इंट्रोड्यूस कराना भी अपना तौहीन समझती थी। रहने वाली जो अनीता है, वो थी ऋषिकेश में। ऋषिकेश में इनका अपना घर द्वार है, जहाँ मम्मी पापा रहते हैं और दो ब्रदर रहते हैं, प्लस एक और सिस्टर रहती है। अब ये आके लखनऊ में बसे थे, क्योंकि अशोक लखनऊ में काम करता था। धीरे धीरे दिन बीतते गए, रातें बीतती गई। अनीता ने किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अप्लाई किया। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसकी जॉब लग गई। अब जॉब लगने के बाद इसकी सैलरी भी कुछ हैंडसम हो गई। अब सैलरी हैंडसम होने के बाद मार्केटिंग का काम था। दिन भर मार्केट में रहना, इसके तो चार चांद, और हाथों में पूरे, यानी पूरी दुनिया इसके हाथों पे नाचती थी। क्योंकि देखने में ये सुंदर थी, सुडैल थी, खूबसूरत थी, और बातों में तो ये किसी को भी अपने बातों में ऐसा उलझा जाती थी, लच्छेदार बातें करती थी। अनीता ने सोचा कि हम आगे निकलने के लिए ये हमारा बहुत बढ़िया मौका है और रास्ता भी। सबसे पहले अनीता के दिमाग में एक खुराफात आई। अनीता ने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो मालिक था, उसके ऊपर डोरे डालना चालू किया। उससे रात रात को 12-1 बजे तक चैट करना, उसको अपनी तरफ आकर्षित करना, कुछ इस तरह से आकर्षित करना जैसे कि अ, शादीशुदा लोग किसी दूसरे को एक अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, उस प्रकार से अनीता ने आकर्षित करना चालू किया। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो बॉस था, वो बहुत ही सुलझा हुआ आदमी था, पंजाबी था, बहुत ही सुलझा हुआ आदमी था। लेकिन इंसान तो इंसान ही होता है। वो फिसल गया। फिसलने के बाद अब अनीता जो थी, उनके साथ, यानी जो मालिक थे, उनका नाम था अशोक सिंघल। मिस्टर अशोक सिंघल के साथ कार में बैठ के टूरों पे जाती थी। अशोक सिंघल अनीता को अपने साथ ले जाके लॉन्ग लॉन्ग ड्राइव पे टूर पे जाते थे, और एक ही होटल में रहते थे, एक ही होटल में शेयर करते थे, एक ही कमरा शेयर करते थे। अब आगे बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अनीता को वो सारी चीजें मिल रही थी जिसकी उसको चाहत थी। क्योंकि अनीता यही चाहती थी कि उसकी भी पूरी इच्छा हो, प्लस उसके इच्छा अनुसार उसको पैसे मिले, और वो अपना नाम कमाए, और नाम कमा के फिर वो आगे निकले।
मिस्टर अशोक सिंघल ने अनीता को एक एडवाइस दिया कि आप कब तक इसके साथ पिसते रहोगे, क्योंकि ये आपका कुछ भी निहाल करने वाला नहीं है, तो आप बशर्ते इसको आप डाइवोर्स दे दो। अनीता के दिमाग में ये बात बैठ गई कि बात सही कह रहे हैं अशोक सिंघल जी कि हम इसको डाइवोर्स दे देते हैं अशोक जी को, यानी उनके जो हस्बैंड थे उनको डाइवोर्स दे देते हैं। और वैसे भी उनका स्टेटस सिंबल कुछ है नहीं, डाइवोर्स देने के लिए वो तैयार हो गई। उन्होंने डाइवोर्स के पेपर्स वगैरह तैयार किए और डाइवोर्स का केस चला और कुछ ही दिनों में यानी साल भर के अंदर ही उनको डाइवोर्स अनीता को मिल गया। अब डाइवोर्स मिलने के बाद अशोक ने बहुत ही हाथाजोड़ी की, हाथा पाँव पकड़े कि आप मत जाओ, हम अब दारू पीना छोड़ देंगे। लेकिन दारू कौन छोड़ता है आज के जमाने में? क्या किसी जमाने में दारू अगर किसी को साथ मिल जाता है दारू का, तो वो अपनी फैमिली को भूल जाता है और दारू को ही फर्स्ट वाइफ बनाता है। ऐसा हमारा मानना है, यानी हमारे देश का भी मानना ही है कि जो इंसान इंटॉक्सिकेशन लेता है, यानी शराब और मदिरा में डूबा होता है, वो कभी भी अपने घर का ख्याल नहीं रखता है, ना तो बच्चों का, ना बीवी का और ना ही अपनी फैमिली का। अशोक जी का भी यही हाल होने जा रहा था और हो भी गया। उसको डाइवोर्स मिल गया अनीता को। अनीता डाइवोर्स पेपर लेके अपने बच्चों को लेके सीधा आ गई ऋषिकेश अपने घर। सारा सामान वामान पैक किया और ऋषिकेश। अब ऋषिकेश में आ गई घर पे, तो इनके मम्मी पापा ने बोला, भाई आप डाइवोर्स लेके चली आई हैं, आपका खर्चा तो हम उठा नहीं सकते क्योंकि हमारे ही घर खर्चा चलाने में मुश्किल हो रहा है, तो हम आपका खर्चा कहाँ उठाएंगे। तो अनीता को एक धक्का सा लगा कि मेरे माँ बाप मेरे लिए ऐसा बोल रहे हैं, मेरे बच्चों को कौन पढ़ाएगा, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। जबकि इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, अशोक सिंघल जी को इन्होंने बोला कि मेरा ट्रांसफर आप ऋषिकेश कर दो, तो अशोक सिंघल ने 100 सीधा टका जवाब दिया कि अगर आपको काम करना है तो करें, लखनऊ में रह के करें, नहीं तो हमारे पास ऋषिकेश में कोई वैकेंसी नहीं। अब आपके पास है, या तो आप रिजाइन दीजिए या आप जॉब कंटिन्यू करना चाहती हैं तो लखनऊ। अनीता ने सोचा कि जॉब कंटिन्यू मैं यहाँ पे अकेले रह के कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि एक तो डाइवोर्स, दूसरा यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, बच्चे क्या करेंगे। उसको सारी दिन रात यही सताते रहे क्या करे क्या ना करे। लेकिन हार्ड डिसीजन उसने लिया कि नहीं, हम अपने मम्मी पापा के पास जाएंगे। इस तरह से वो अपने मम्मी पापा के पास ऋषिकेश चली गई। अब ऋषिकेश जाने के बाद दो भाई थे, दोनों भाइयों पे भौं चढ़ गए, क्योंकि एक बार कोई बहन घर से बाहर पांव रख दे, शादीशुदा, शादी हो जाने के बाद वापस वो घर में अगर आती हैं तो बहुत ही बुरा लगता है भाइयों को, वो भी डाइवोर्स लेके। तो भाइयों को भी बहुत बुरा लगा। भाइयों ने सोचा कि अब हम क्या करें क्या ना करें। उन्होंने अनीता को बहुत समझाया और उसको ये बोला कि आप कोई और जॉब देख लो ताकि आप और आगे काम कर सको। ऋषिकेश एक छोटी सी जगह है, वहां कौन सा जॉब मिलने वाला है, किस तरह का जॉब मिलने वाला है, उसको कुछ समझ में नहीं। एक महीना बीता। ये सोशल मीडिया में अनीता बहुत एक्टिव थी, यानी इसने डाइवोर्स से पहले ही एक बायोडाटा शादी.com पे डाल रखा कि मैं डाइवोर्सी हूं। उस समय डाइवोर्स नहीं हुआ था, मैं एक डाइवोर्सी हूं, मुझे एक अच्छे पति की तलाश है, मेरे दो बच्चे हैं, एक 12 साल का लड़का है, 17 साल की लड़की है। इस तरह से हमारे परिवार है, जो हमें अपना सकता है कृपया आगे आए। उधर शादी.com पे एक मनचला इंसान मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो फौज से रिटायर था, फौजी था। और फौजी था, उसने अपनी वाइफ से डाइवोर्स नहीं लिया था, लेकिन वो अलग से रहता था। वो रहता था जोधपुर में। जोधपुर में ऐश करता था, ऐश की जिंदगी जीता था। जो पैसे आते थे उसके पेंशन के खाता पीता था, रिटायर्ड था। जो पैसे आते थे खाता पीता था और ऐश करता था।
उसको भी एक हमसफर की जरूरत थी। उसने जब वो बायोडाटा देखा और उस लड़की ने वो बायोडाटा देखा, अनीता ने, तो दोनों ने ये प्रण किया कि हम मिलते हैं और मिल के एक दूसरे को जानते हैं, उसके बाद आगे बातचीत। तो उसको जो फौजी था, उसका नाम था विजय। विजय को उन्होंने क्या किया, बुलाया। कहाँ पे? हरिद्वार। विजय हरिद्वार आए, उधर से अनीता हरिद्वार आई। अनीता के मम्मी पापा भी आए, भाई भी आए, और इन लोगों ने मिलके उनसे बात किया। तो जब बातचीत वगैरह चली हरिद्वार पे, हर की पौड़ी पे, तो विजय ने स्पष्ट कहा कि मैं शादीशुदा हूं, मैंने अपनी वाइफ को डाइवोर्स नहीं दिया है, और फिर भी अगर आप शादी करना चाहती हैं मुझसे तो आई एम रेडी। इधर विजय को ये नहीं पता था कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, यानी अनीता के दिमाग में क्या चल रहा है। अनीता एक क्राइम किस्म की दिमाग चलाती थी, एंड शी वाज एक्सपर्ट इन क्रिमिनोलॉजी, यानी किसी का भी घर बर्बाद करने में उसका दिमाग टॉप क्लास में चलता था, और वो साइबर एक्सपर्ट भी थी। उसने देखा कि इन्होंने हाँ तो कर ही दी है, मम्मी पापा को बात करके इसने भी हाँ करा दी। शुभ मुहूर्त देख के विजय और अनीता की शादी हो गई। अब विजय और अनीता की शादी हो गई। शादी हो जाने के बाद ऋषिकेश में न रह के विजय ने बोला आप जोधपुर चलो मेरे साथ। उसको जोधपुर लेके आए और बच्चों को भी जोधपुर लेके आ गए। बच्चों को स्कूल में डाल दिया, कॉलेज में डाल दिया, जिस भी क्लास में डाला उनको पढ़ते थे। प्लस अनीता और विजय अपने मस्ती में चूर। क्यों? अनीता को अब कोई काम करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस फौजी का यानी विजय का 35,000 से 40,000 के बीच में इसके पास पेंशन आती थी। पेंशन इसने अपनी पूरी उड़ानी है ऐशो आराम में, दारू पी के। वो भी दारूबाज था, विजय भी बहुत तगड़ा दारूबाज था, सारी ऐश करता था, और उसके भी कई गर्लफ्रेंड्स थी, यानी बॉम्बे इंदौर में भी एक एक गर्लफ्रेंड उसने रख रखी थी, क्योंकि उसको भी शौक था इस तरह का। अब शौक तो था ही, लेकिन अब ये एक बंधन में बन चुका था विजय अनीता के साथ। अब ये शौक को उसको धीरे धीरे सबसाइड करना था, यानी खत्म करना था। विजय ने सोचा कि हमारा शौक तो खत्म हो जाएगा और हमारी पूरी पेंशन इनके पास लगी रहेगी। चलो ठीक है, हमारे घर में भी हमें खाना खिलाने वाली कोई आ गई, और हमारा घर का भी देखभाल हो जाएगा, हमारा भी देखभाल हो जाएगा, हमारी एज भी अब हो गई है। तो इस हिसाब से विजय और अनीता की जोड़ी ठीक ठाक चलती रही। अनीता के दिमाग में क्रिमिनोलॉजी ये चल रही थी कि विजय के पास कितनी धन दौलत है, क्योंकि इसने ये देखा विजय ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये खूब दारू पीते हैं, खूब सिगरेट पीते हैं, इनका लिवर खराब है, इनकी हर बीमारियां लगी हुई हैं, इनको डायबिटीज है। तो इसने एक अपना दिमाग बना लिया कि इनके पास जितनी जायदाद है वो सारी जायदाद को हम अपने नाम ट्रांसफर करा लें, बच्चों के नाम ट्रांसफर करा लें, और फिर जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि जो होगा वो तो सबको पता ही था। अनीता ने विजय को धीरे धीरे अपने जाल में और फंसाना चालू किया, और उससे धीरे धीरे पूरे राज उगलवा लिए। विजय ने क्या किया हुआ था, जो भी अपना घर लिया हुआ था, जो भी उसके पास प्रॉपर्टी थी, सब पे उसकी वाइफ जो थी वो नौकरी थी। अब ये उसको तो नहीं पता था कि मैं ये खेल खेलूंगा तो मेरे साथ ये हो जाएगा, विजय को तो पता ही नहीं था। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी नॉमिनी को चेंज करना। नॉमिनी ना तो बैंक में चेंज हुआ, न तो किसी भी क्वार्टर में चेंज हुआ, न तो किसी प्रॉपर्टी में चेंज हुआ, कहीं पे भी नॉमिनी चेंज नहीं हुआ। क्या? जो एक या दो प्रॉपर्टी मिस्टर विजय के नाम थी वो इन्होंने सेल आउट कर दी। उससे जो भी पैसे आए वो अनीता ने अपने अंटी में रख लिए।
और उसने बच्चों की शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए कह के अपने पास एकत्रित कर लिए। और शौक पूरे, क्योंकि 35-40 हजार किसी के पास आना फ्री का, वो भी उसके लिए तो मजे ही मजे हो गए। अनीता ने सारी चीजें एक तरफ रख के विजय का बहुत ख्याल रखती थी, ताकि विजय जितना ज्यादा जिएगा उतना ज्यादा वो पेंशन मिलेगा। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 2024 जनवरी 2024 में विजय की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई, उसको हॉस्पिटलाइजेशन कराया गया जोधपुर में आर्मी हॉस्पिटल में उसको हॉस्पिटलाइजेशन। अब आर्मी हॉस्पिटल में जब हॉस्पिटलाइज हो गए, उनकी देखरेख भी वहां होने लगी। विजय जी ने 3 महीने तो वहां काट लिए। 3 महीने काटने के बाद न तो अनीता उनसे जाती थी मिलने, न तो उनका कोई बेटा जाता था, न तो बिटिया जाती थी। इन द मीन टाइम बिटिया और बेटा को कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि ये तो माँ ही उसको सिखाती थी कि बेटा क्या करना है, बिटिया क्या करना है। इस तरह से ये अपना जीवन रेखा चला रहे थे। विजय उधर वो समझ चुका था कि मैं इनके जाल में फंस चुका हूं और अब मेरे लिए निकलना मुश्किल है, क्योंकि वो हॉस्पिटल से बेडरिडन थे और वहां से मूव नहीं कर। धीरे धीरे विजय के वो अंतिम दिन आ गए, जहां पे सबके अंतिम दिन आते हैं, और विजय को वहां से परलोक सिधारना पड़ा। जब विजय जी परलोक सिधार गए तो एक दिन जो आए वो विनीता ने ये किया कि सबसे पहले वो जाके अनीता जितने भी इसकी जो पेंशन वगैरह आई हुई थी, सबसे पहले तो वो बैंक से विड्रॉ कर दिया, एटीएम पे थ्रू बैंक नील कर दिया। उसके बाद इन्होंने चक्कर लगाने चालू किए प्रोविडेंट फंड के और भी कई जगह, लेकिन वहां पे नॉमिनी चेंज कराने में असमर्थ रहे, क्योंकि नॉमिनी ऑलरेडी फर्स्ट वाइफ थी। विजय ने कोई डाइवोर्स नहीं लिया हुआ था, इसलिए अनीता को ये सबसे बड़ा महंगा सौदा साबित हुआ। अगर ये डाइवोर्स ले लेते विजय अपनी फर्स्ट वाइफ से, तो हो सकता था अनीता को और भी कुछ पैसे मिल जाते और अनीता अपनी जिंदगी आराम से काट सकती थी। लेकिन अब अनीता का ये हर्ष हो रहा है कि ना तो लेफ्ट जा सकती है, ना तो राइट जा सकती है, ना तो बैक जा सकती है, ना तो फ्रंट जा सकती है, क्योंकि माता पिता ने भी हाथ खड़े कर दिए। दोनों भाइयों ने सख्त मना कर दिया कि इस घर में आने की आपको कोई जरूरत नहीं है। उनकी डेथ के बाद, विजय की डेथ की बाद की बात बता रहा हूं। अब सवाल ये उठता है कि वो जाए तो जाए कहां। वो फिर से अपने पुरानी जिंदगी में आने के लिए सोच रही थी कि उसी समय उसको एक बहुत पुराना दोस्त मिल जाता है, जो कि शादी से पहले, यानी जो अनीता थी, जब अशोक जी जो उनके हस्बैंड थे, उस समय लखनऊ में वो मिलता है। वो रहने वाला है काठगोदाम का। उससे इसकी मुलाकात हो जाती है जोधपुर में। अब जोधपुर में जब मुलाकात होती है अनीता की, तो अनीता उसको पूरी हिस्ट्री बताती है और उसको अपने घर भी लेके जाती है। अब वो इंसान बहुत ज्यादा ही इससे सिंपैथी रखता था, लेकिन वो भी जब पूरी हिस्ट्री इसने सुनी, तो वो भी धीरे से कन्नी काटने लगा और अपना सामान वामान उठा के वहां से 9-2-11। मेरा कहने का ये मतलब है कि अनीता को अब कोई भी अपनाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अनीता इस समय डाइवोर्सी कहलाती थी, अब वो विधवा कहला रही। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डाइवोर्सी एंड विधवा। तो ये अब विधवा हो चुकी थी, यानी विधवा के साथ कोई भी न तो रह सकता है और न ही तो अपने को स्टैब्लिश कर सकता है। इस तरह से जो अनीता के जो इस समय दिन चल रहे हैं, वो बहुत ही बुरे चल रहे हैं। और अनीता ने अपना सारा सामान वामान अभी जोधपुर में ही रखा हुआ है। अपनी बिटिया की एक शादी कर दी इन्होंने, बेटा
कुछ जॉब नहीं करता है, बेटा कुछ इधर उधर हाथ पैर मार के 9 2 11 करके कुछ कमा लेता है। सारी ऐशो आराम जिंदगी जो जी रही थी ये विजय के दौर में, वो सारी वापस ज़ीरो हो गई हैं। और अब इनका वो हर्ष होने वाला है कि जो अशोक ने जो इनको जमीन से उठा के ऊपर रखा था, वो वापस उसी जमीन पे आ गई हैं जहां से मिस्टर अशोक ने, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो मालिक था, उसने उठा के ऊपर तक ले गया था और इसका अनीता का स्टेटस बनाया था कि अब उसको पूरी दुनिया जानने लगी। लेकिन वो धीरे धीरे स्टेटस ज़ीरो हो गया और अनीता इसमें वापस उसी जमीन पे गिरी हुई है जहां से उसने अपनी जिंदगी शुरू की थी। और अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। उसने कई बार अशोक जी को भी कांटेक्ट करने की कोशिश की लखनऊ में। अशोक जी ने साफ मना कर दिया कि आप प्लीज मुझे फोन ना करें, ना तो मैं आपको कोई मॉनेटरी हेल्प कर सकता हूं, ना तो मैं कपड़ा वगैरह दे सकता हूं, ना तो कोई इमोशनल हेल्प, किसी तरह की हेल्प मैं नहीं कर सकता। आप मुझे कृपया फोन ना करें। अब अनीता के पास ये समझ में नहीं आ रहा था वो अपनी जीवन रेखा किस तरह से चलाए। अब इस समय उसको जीवन रेखा चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। लड़का कुछ करता नहीं है और भाइयों ने उसको घर से बेदखल कर रखा है और इस समय उसकी कंडीशन बद से बदतर हो गई है। अब कहानी का जो शीर्षक और अंत है वो आप सब समझ ही चुके होंगे कि शीर्षक ये है, कहलाता है कि अगर आप किसी ने आपको सहायता की है, यानी अशोक जी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के मालिक थे, उन्होंने उसकी सहायता की थी अनीता की, लेकिन अनीता ने उसकी कोई इज्जत नहीं की। अब अनीता ने कोई इज्जत नहीं की तो क्या अशोक जी इज्जत करेंगे? बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, इनको डिसीजन लेने में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी जो इन्होंने शादी की, बिकॉज विजय डाइवोर्सी नहीं था, ये डाइवोर्सी थी। इन्होंने अपने को डे टू डे में लाइफ में स्ट्रगल करना नहीं सीखा, बल्कि उसको जल्दी से अपना लिया। दूसरी गलती। तीसरी गलती इस समय वो ये कर रही हैं कि भाइयों ने इनको घर से बेदखल कर रखा है। फादर की डेथ हो चुकी है, मदर की भी डेथ हो चुकी है, भाइयों के पास अब ये जा नहीं सकती हैं और इस समय इसको पैसे पैसे के लिए मोहताज है। हेल्पिंग हैंड इसके पास कहीं नहीं है। देखना ये है कि ये किस राह पे चलती है। क्यों? क्योंकि अब इसके पास दो ही राह खुली हुई है। नंबर एक, सोशल मीडिया की एक्सपर्ट है, या तो सोशल मीडिया में फ्रॉड करके ये लोगों से पैसा हटे, या जो दूसरा रास्ता है वो है बहुत ही आसान रास्ता है जिसके तरफ ये पहले भी गई हुई है। हो सकता है वही रास्ता ये अपनाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि हमारे पास जो है आज तक की जो रिपोर्ट है वो ये है कि शी इज ऑन द रोड और रोड नाप रही हैं। उनके पास पैसे की कमी है और कहीं भी आगे जाने के लिए तत्पर नहीं है। तो मेरा इस कहानी को बताने का मकसद ये है कि आप लोग भी सतर्क हो जाएं। जो इस तरह के कारनामे करते हैं, यानी किसी के साथ भी आप हेल्प करें, सोच समझ के करें कि क्या वो हेल्प लायक है कि नहीं है। क्योंकि औरतों में एक फितरत है, वो आपका उस समय तक साथ देती हैं जब तक आप उनको पैसा दोगे, या आप उनको घर का राशन दोगे, या आप उनको कपड़ा लत्ता दोगे। उसके बाद तो वो दूध में से मक्खी जिस तरह से निकालते हैं उस तरह से निकाल के आपको आउट कर देते हैं। फिर कोई लेना देना नहीं है उसको। क्यों? क्योंकि ये औरतों की फितरत है। अगर औरतों की इस तरह की फितरत है तो इंसानों को ये समझ जाना चाहिए इस दुनिया में किसी का हेल्प करना भी इस खतरे से खाली नहीं है। इसलिए आप अपनी जिंदगी में मकबूल रहिए, अपनी फैमिली में मकबूल रहिए और अपने जॉब में। तो आपसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि स्टोरीज बाय विक को आप सब्सक्राइब करें, चैनल की वीडियो को
लाइक करें और आपको कोई भी कमेंट देना है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट दें। ये आपको रियल स्टोरी बाय विक्स कैसी लगी इसके बारे में बताएं। जय हिंद, जय भारत।